नमस्कार साथियों, इंडिया न्यूज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं स्वाधीन तिवारी। इस चर्चा की शुरुआत करें, कुछ बातचीत आपसे करें, उसके पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राशिद जी। आज का मुद्दा कहें, चर्चा कहें, जो भी कहें, क्या है राशिद जी? आज जो चर्चा का मुद्दा है सबसे बड़ा ये कि कंगना रनौत मंडी हिमाचल प्रदेश से इलेक्शन लड़ रही हैं। लेकिन स्टार्स क्या कहते हैं, स्टार्स की हिस्ट्री पॉलिटिक्स में क्या कहती है। तो हम इसको कुछ यूं लेके चलेंगे कि भारतीय राजनीति या राजनीति का सितारों से मोह, फिल्मी जगत से मोह। मुद्दा बड़ा अच्छा इसलिए भी है क्योंकि कंगना रनौत के साथ हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ मेरठ से अरुण गोविल भी चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट है। अरुण गोविल वो हैं जिन्हें हम लोगों ने, हमारी जनरेशन ने बचपन में रामानंद सागर की रामायण में देखा है। और बहुत बहुत जगह तो ऐसा रहा कि प्रभु श्री राम के तौर पर भी उनकी पूजा की गई। अरुण गोविल, दीपिका चिखालिया, ये जोड़े आपको याद है प्रभु श्री राम और सीता के। तो मेरठ से अरुण गोविल हैं, मंडी से कंगना हैं। ये दो चेहरे 5वीं लिस्ट के सबसे बड़े चेहरे हैं, याद आप कर लें, और सबसे पॉपुलर चेहरे हैं। मतलब कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया और राम के नाम पर नैया भी पार लगाएंगे। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं लिस्ट में बहुत कुछ साबित किया है। स्वाधीन जी, अरुण गोविल का मेरठ से चुनावी मैदान में उतरना बहुत कुछ साधता है। साधता कैसे है कि अरुण गोविल की छवि क्या है, रामानंद सागर के रामायण के राम वाली छवि। मतलब कहना गलत नहीं होगा कि हमारी आपकी पीढ़ी या जिसने राम के साकार रूप को देखा नहीं, समझा नहीं, अगर उसने पहचानने की कोशिश की, हमारी जेहन में अगर राम की कोई तस्वीर है तो अरुण गोविल, वो अरुण गोविल की है। एकदम ठीक आप कर रहे हैं। लेकिन एक तीर से कितने निशाने लगाए गए हैं स्वाधीन जी, ये देखने वाली बात है। पश्चिमी यूपी में शामली भी है, कैराना भी है, मुजफ्फरनगर भी है, बागपत भी है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर भी है, और गाजियाबाद भी है। इस तरह के ज़िले भी हैं। पश्चिमी यूपी में इंडी अलायंस बार बार एक कोशिश उनकी रहती है कि किस तरह से पोलराइज करें, जाट और मुसलमानों को एक साथ लेकर के आएँ। हालांकि जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे उसके बाद जाट और मुसलमान लगभग छिटक गए थे, और उसके बाद लेकिन फिर इन्हें पोलराइज करने की कोशिश की। और जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक आप पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, इंडिया अलायंस वाले कोशिश करेंगे, तो उनके मुकाबले चेहरा कौन सा होगा सामने? अरुण गोविल। ये बताया जाएगा कि हम जो है राष्ट्रवाद के साथ साथ धर्म को भी बहुत ध्यान में हम रखते हैं। आपको याद होगा इंडिकेशन तभी से मिल गए थे जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन अरुण गोविल अयोध्या में नजर आए थे। अरुण खुद ही मेरठ के रहने वाले हैं, और मेरठ में रह करके सबसे बड़ी बात यह है कि अरुण गोविल की छवि जो है वो चाहे ऑन स्क्रीन है या फिर आम जनता के बीच में बहुत ही सौम्य एक छवि है अरुण गोविल की। और इस छवि के साथ सिर्फ मेरठ ही ना समझें आप, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की गई है। मतलब एक तरीके से माना जाए कि अगर हाल के दिनों में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में अरुण गोविल का नाम शामिल किया जाए, और संभवतः शामिल किया भी जा सकता है अरुण गोविल और कंगना रनौत दोनों का, तो कोई ऐतराज और हैरानी की बात नहीं। एकदम ठीक बात है स्वाधीन जी। आप ये देखें ना कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन अब ये कहते हैं ना कि यूफोरिया को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है। जो जनता की याददाश्त होती है ना, वो याददाश्त बड़ी कमज़ोर सी होती है। उसे जनवरी फरवरी से अप्रैल मई तक बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती। अरुण गोविल के ज़रिए कम से कम याद दिलाया जाएगा कि हाँ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को आप याद रखें। अरुण गोविल के ज़रिए याद दिलाया जाएगा कि प्रभु श्री राम के लिए काम करने वाली पार्टी कौन, एक जो आनुषंगिक संगठन आरएसएस के रहे हैं, उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, आंदोलन को स्फूर्ति देने वाली पॉलिटिकल पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। रथ यात्रा निकालने वाली पार्टी कौन? भारतीय जनता पार्टी। कार सेवकों पर जब अत्याचार हुआ, गोलियां चलाई गई, उनके खिलाफ खड़ी होने वाली कौन? भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और फैसला होने के बाद भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक राम मंदिर बनवाने के लिए आगे आने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी। और इस यूफोरिया को, इस मेमोरी को और भी ज़्यादा जिंदा रखने के लिए अरुण गोविल से बेहतर चेहरा मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता था। कंगना रनौत को लेने के पीछे भी कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, हिंदुत्व एक वजह नहीं है? क्योंकि हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो कंगना ने भी देश प्रेम अपने, मतलब अगर उनकी जो करियर रहा है 4 से 5 सालों का देखा जाए, तो उनकी जो मणिकर्णिका मूवी आई, तेजस आई, बाकी भले ही वो पर्दे पर और मुनाफे की गलियों में बहुत उन्होंने कमाल नहीं किया, लेकिन उसमें भी देश प्रेम और हिंदुत्व था। कंगना रनौत राष्ट्रवाद का चेहरा है। कंगना रनौत राजपूत का चेहरा है। कंगना रनौत मंडी का ही चेहरा सिर्फ नहीं है। आप याद करें सुशांत सिंह राजपूत की जब उनका केस हुआ था, जब उनकी डेथ हुई थी, हालांकि अभी भी वो मैटर पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है,
तब कंगना रनौत ने बहुत अग्रेशन के साथ में ये कहा था कि भाई नेपोटिज्म के खिलाफ मैं खड़ी हो रही हूँ। हाँ हाँ, एक तरीके से बिगुल उन्होंने फूंक दिया था बॉलीवुड में जो परिवारवाद या नेपोटिज्म का। हाँ, और इस परिवारवाद को आगे लेकर के कंगना रनौत ने जो सियासी परिवारवाद होता है, नहीं जो पॉलिटिकल नेपोटिज्म होता है, उसके खिलाफ भी बहुत बिगुल फूका। आपको याद होगा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, इन सभी पार्टीज के खिलाफ या इन पार्टीज में जो परिवारवाद है उसके खिलाफ कंगना ने बिगुल फूका है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कंगना को अपनी पॉपुलैरिटी को बैलेट बॉक्स तक यानी ईवीएम तक भुनाने के लिए, इनकैश करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। स्वाधीन जी, आप भी बहुत साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं मैं जानता हूं, और बहुत अच्छी इलेक्शन एनालिसिस आपकी है। आपने पिछले ज़माने में ये देखा होगा, अगर सुनील दत्त को छोड़ दें तो बड़े स्टार्स बहुत बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं। मतलब आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया दर्शकों, इस मुद्दे को समझना इसलिए भी जरूरी है कि राजनीति में फिल्मी सितारे आते तो हैं, एक पारी खेलते भी हैं, लेकिन उस पारी को कैश करने के बाद क्या वो जनता के पास टिकते हैं, क्या उनका मोहभंग नहीं हो जाता? अगर इस चर्चा को थोड़ा सा मैं राशि जी को पीछे ले जाऊंगा, वजह है छोरा गंगा किनारे वाला। इंदिरा गांधी जी की मौत होती है, सहानुभूति का वोट बैंक आता है, राजीव गांधी उनके सुपुत्र छोरा गंगा किनारे वाला, मतलब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को इसीलिए लेकर के आते हैं और कामयाब भी होते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन से जो मोहभंग शुरू होता है वो सनी देओल तक चला जाता है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, एक बहुत लंबी फहरिस्त है, और आप उस ज़माने की बात कर रहे हैं, यानी उस वक्त का इलाहाबाद, अभी का प्रयागराज, हेमवती नंदन बहुगुणा का वक्त। मैं बिल्कुल अमिताभ बच्चन का नाम लेना चाह रहा था, जहां इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ करके जीत करके अमिताभ बच्चन ने लगभग कान पकड़ लिए कि भैया सियासत मेरे लिए नहीं है, और बड़ी लंबी फहरिस्त है। राजेश खन्ना है इसमें। मैं सुनील दत्त को थोड़ा सा अलग रखता हूँ क्योंकि उन्होंने ज़मीन पर बहुत काम किया था। राजेश सुनील दत्त ने वाकई काम किया और कांग्रेस के लिए एक तरीके से मुंबई उपनगरीय क्षेत्र या महाराष्ट्र में जिंदा किया है, इस बात को मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। भले वो 90 का मतलब मुंबई के लिए एक विभीषिका जो हुई, दंगे वाला दौर, उसमें जो वो कांग्रेस को जिंदा कर गए। एकदम ठीक आप कह रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल रिवाइवल लेकर के आए थे महाराष्ट्र में, सिर्फ मुंबई की ही क्या बात करें। और जिस लंबी कतार की हम बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन है, गोविंदा है, सनी देओल का आपने, शबाना आजमी है, हेमा मालिनी है, अभी मथुरा से अगर आप ले लें तो स्मृति ईरानी। हालांकि स्मृति ईरानी ने अपने लिए एक अलग टैंजेंट शुरू से ही बना लिया था। स्मृति ईरानी को ये बहुत अच्छे से पता था कि गुजरात से शुरू करके दिल्ली की राजनीति तक कैसे जाना है, तो उन्होंने उस टैंजेंट पे काम किया। लेकिन आप हेमा मालिनी कहें, नहीं, आप सही नाम आपने दिया, गुरदासपुर में सनी देओल के खिलाफ पोस्टर्स तक भी लगे हुए हैं। फिर उसके बाद आप गोविंदा का नाम ले लेते हैं। इस तरह के न जाने कितने नाम हैं जो पॉलिटिक्स में आते तो हैं और एक वक्त को इनकैश करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन राजनीति में अपने पांव जमा नहीं पाते हैं। जमा इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि राजनीति जो चलती है ना, वो जनता के बीच जनाधार के जरिए चलती है। आप स्टार होंगे, स्टार और जनाधार में बहुत फर्क होता है। स्वाधीन, मैंने कहा ना, आप इलेक्शन एनालिस्ट हैं, आप सेफोलॉजिस्ट हैं, आपने ज़मीन पर हिंदी बेल्ट में बहुत काम किया है, तो आप हिमाचल को जानते हैं, यूपी, बिहार, उत्तराखंड को आप जानते हैं कि स्टार और जनाधार के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ये फर्क जब मिटता है तो सुनील दत्त बनते हैं, ये फर्क जब मिटता है तो फिर स्मृति ईरानी भी बनती हैं। सुनील दत्त पे हमें दर्शकों चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सुनील दत्त कांग्रेस के लिए, और सुनील दत्त एक दौर था कि कांग्रेस के लिए समस्या भी बने, एक दौर था कि उन्होंने कांग्रेस के लिए उदय काल भी लेके आए, लेकिन एक दौर था कि जब कहा जाता है कि सुनील दत्त खुद अपनी मुश्किलों में घिरे तो उनका साथ और हाथ कांग्रेस ने छोड़ा। वो दौर में राशि जी जिक्र कर रहा हूं, उनके बेटे जो संजू बाबा जब मुंबई ब्लास्ट केस में आरोपित बनाए गए तो शायद कहा जाता है कि कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस ने साथ छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने कई दरवाजे और कई दहलीज पर अपनी अपील रखी, और कहते तो यह है कि पर्दे के पीछे से उस ज़माने में अगर किसी ने उनका साथ दिया तो बाला साहब ठाकरे ने दिया था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे किसी भी तरह से उनके साथ बहुत इमोशनली अटैच थे। हालांकि दोनों की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील दत्त पर एक इल्ज़ाम ये भी उस ज़माने में, इल्ज़ाम क्या कहूँ, राजनीतिक आरोप कहूँ कि भाई तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं वो, एक पॉकेट का वोट बैंक पाने के लिए, ये सुनील दत्त के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर सुनील दत्त का पॉलिटिकल करियर आप देखें तो सुनील दत्त ने जनता के बीच जाकर के काम किया है। सुनील दत्त ने अगर कोई विभीषिका आई तो जनता के बीच जाकर के काम किया, अगर कोई संकट मुंबई में आया, जब मुंबई टेरर अटैक हुआ तब भी जनता के बीच जाकर के काम किया। तो सुनील दत्त की लीग बहुत ज़्यादा अलग सी है। अमिताभ बच्चन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा था, गोविंदा के साथ भी लगभग यही हुआ, सनी देओल के साथ भी लगभग इसी तरह से हुआ है। बस स्मृति ईरानी और सुनील दत्त, ये दो ही नाम मुझे नज़र आते हैं कि एक स्टार के तौर पर
चाहे वो छोटे पर्दे के या बड़े पर्दे के स्टार रह करके भी उन्होंने राजनीति में अपना लोहा मनवाया, राजनीति में रहे, राजनीति में टिके। अब कंगना के साथ क्या दिक्कत है? कंगना अग्रेसिव तो है, लेकिन कंगना को देखिए, स्मृति ईरानी आज की तारीख में इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई? बिल्कुल, कंगना से स्मृति की तुलना करना और इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राशिद जी जो इशारा कर रहे हैं, बात वहीं आकर के रुक जाती है कि क्या एक पारी खेलने के बाद आखिर क्यों ये सितारे जो फिल्मी सितारे होते हैं, ये राजनीति के सितारे क्यों नहीं बन पाते? इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि राजनीति हमेशा आइडियोलॉजीज से चलती है। और अगर आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी भी तरह की, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक ही पार्टी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, या किसी भी XYZ, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर आप आइडियोलॉजी की बुनियाद पे चलते हैं तब तो फिर आप आगे चले जाएंगे। स्मृति ईरानी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाभिनाल का कनेक्शन किसके साथ में है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में। वो संघ की आइडियोलॉजी भी समझती हैं, आनुषंगिक संगठन को भी जानती और समझती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक पूरा स्ट्रक्चर है, इसको बहुत अच्छे से जानती हैं स्मृति ईरानी। लेकिन कंगना के साथ चक्कर क्या है कि कंगना को ये लगता है कि वो स्टार तो हैं, राष्ट्रवाद की बात भी करती हैं, परिवारवाद के खिलाफ बोलती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के वक्त में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की खूब तारीफ की, महाअघाड़ी सरकार की बहुत ज़्यादा उन्होंने विरोध किया। लेकिन अरे भाई, उस दौर को कौन भूल सकता है कि जब कंगना रनौत जाती हैं, बाकायदे मुझे लगता है कि उस दिन और 24 घंटे से मीडिया पूरी कवरेज कर रही थी कि कंगना रनौत का ऑफिस कैसे गिराया जाएगा। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उद्धव सरकार की, उन्होंने खुद ये कहा था कि उनका ऑफिस गिराया जाना उद्धव सरकार और MVA की जो सरकार थी उसके ताबूत में एक आखिर कील साबित हो। एकदम ठीक बात याद दिला रहे हैं आप। इनफैक्ट मेरे भी जहन में वो तस्वीरें भी ताज़ा हो रही हैं स्वाधीन जी। कंगना जो है ना, कंगना इम्पल्सिव है, और ये बात माननी पड़ेगी। इम्पल्सिव का मतलब ये होता है कि आप चुटकियों में डिसीजंस लेने वालों में से हैं। ये हर जगह नहीं चलता है, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में। अब राजनीति में उनके ठहराव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि राजनीति में ठहराव की ज़रूरत है, राजनीति में पॉलिटिकल वेटेज की ज़रूरत है। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, हो सकता है कि आप एक वक्त को एनकैश करके इलेक्शन जीत भी जाएं, जैसा 2014-2019 में बहुत से कैंडिडेट के साथ में हुआ है कि कहीं से भी खड़े हो गए चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही थी, सुनामी भी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी था, हाँ, बीजेपी का काडर काम कर रहा था, मोदी सुनामी चल रही थी। हो सकता है आप जीत भी जाएं, या फिर हो सकता है आपके सामने चैलेंज आए। लेकिन कंगना रनौत को अपने आप में ठहराव लाने की ज़रूरत है। ठहराव का मतलब ये होता है कि जब आप अपने किसी विपक्षी को जवाब भी दे रहे हैं, तो जवाब देने में आपके शब्द किस तरह के होंगे, या फिर अगर आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिफेंड करने में आपके पास में फैक्ट क्या क्या होंगे। जब तक आप फैक्ट के साथ में बात नहीं करेंगे, तब तक आप इस चुनावी मैदान में टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है ठीक है, एक आध बार आप जीत जाएं, लेकिन इलेक्शन का मतलब ये होता है कि जनता आपका सिलेक्शन कर रही होती है। सिलेक्शन एक बार हो जाता है, हो सकता है वो तुक्का फिर भी लग जाए, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद सिलेक्शन को रिटेन रखना ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, और जिस चुनौती को कन्फ्रंट कंगना को करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो राशिद जी जो इशारा कर रहे हैं कि कंगना रनौत को चुनाव जीतना बीजेपी के साथ कई वजहें हैं, उनका खुद भी स्टारडम है, हिमाचल से आती हैं, सारी वजहें हैं, लेकिन एक वजह जो उनके करियर के लिए साबित होती है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि कंगना रनौत अब राजनीति में अपने करियर की तरफ जा रही हैं। क्योंकि हालिया दौर में जो बॉलीवुड में उनका सितारा जो गर्दिश में आया, उनके सितारे जो गर्दिश में आए, तो ये इसको माना जाना चाहिए कि ये राजनीति में उनके करियर की तरफ इशारा है। दो चीज़ें होते हैं स्वाधीन जी। एक तो हम बात अभी कर रहे थे ना कि भाई आप अपने व्यवहार में ठहराव लाएं, या एक और भी बात होती है कि आप राजनीति के लिए बने हैं या फिर नहीं। मैं पर्सनली आपको बताऊं, मुझे बतौर एक्टर परेश रावल बहुत पसंद है, लेकिन खुद उनका ही मानना है, उन्होंने खुद ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली कई बार कहा कि भाई वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है। सांसद भी बने, और आपको याद होगा 2014 से लेकर के 2019 तक सांसद भी बने, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ में आया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक्टर के तौर पर शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो अगर चाहते हो 2019 में उन्हें दोबारा से उसी सीट से टिकट मिलता, शायद रिपीट किए जाते, और वो भी मोदी जी के गृह प्रदेश से। हाँ, मोदी जी के गृह प्रदेश से। ठीक इसी तरह से कंगना रनौत के साथ भी है। कंगना को अगर राजनीति में लंबा चलना है तो ये साबित करना होगा कि क्या वो वाकई राजनीति के लिए बनी है, जैसा स्मृति ईरानी ने, मैं इसी दौर की बात कर रहा हूँ, जैसा स्मृति ईरानी ने साबित किया। हेमा मालिनी नहीं कर पाई ये। हेमा मालिनी, और एक इसमें एक नाम लेना बहुत जरूरी है, भले ही वो दूसरे दल की बात है, सपा। हाँ, एकदम ठीक आप कह रहे हैं। सपा
पे सपा ने बाकायदे उनको दो बार मौका दिया, जयप्रदा और जया बच्चन जी को, लेकिन जब इस बार उनका नाम लिस्ट में आया तो कहीं ना कहीं सपा में पूरी तरीके से बगावत हुई। हाल फिलहाल में यूपी की राजनीति में जो चुनाव के दौरान 2 से 3 सपा के विधायक, सपा के चेहरे जो हटे, उसकी एक वजह कहीं ना कहीं जयप्रदा की नाराजगी ही थी। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। कौन भूल सकता है वो ट्रायो, पॉलिटिकल ट्रायो। इनफैक्ट आजम खान का जेल में जब वो नहीं गए थे, उनका आखिरी इंटरव्यू 3 बार मैंने ही किया है। अमर सिंह का आखिरी इंटरव्यू भी मैंने ही किया है, जिसके बाद उन्होंने FIR यात्रा निकाली थी। और अमर सिंह का नाम लेने के साथ जया बच्चन को वो भाभी कहते थे और अमिताभ बच्चन को भैया, और कहीं ना कहीं सपा से जोड़ने वाले भी वही थे। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और अच्छा, मैं दोनों का ही नाम लूंगा, जया बच्चन और जयाप्रदा, मैं दोनों का ही नाम लूंगा। और हाल के दिनों में आप देखें ना, किरण खेर कितनी अच्छी एक्ट्रेस, मुझे ज़बरदस्त एक्ट्रेस लगती है किरण खेर। हालांकि उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा उनका साथ पिछले कुछ दिनों में नहीं दे रही है, लेकिन इस तरह के न जाने कितने नाम हैं जो आते तो राजनीति। भाई जया बच्चन राज्यसभा में कितने लंबे समय तक टिकी हुई हैं, स्वाधीन जी कितने साल से हम लोग कवर कर रहे हैं। जयाप्रदा ने भी अपने आप को साबित, लेकिन ये राजनीति में वो जगह नहीं बना पाए। अगेन वो वाली बात कि क्या आप राजनीति के लिए बने हैं या फिर नहीं बने हैं, क्या आप सिर्फ राजनीति के लिए हैं या राजनीति और एक्टिंग दोनों के लिए हैं, इसके बीच का फैसला आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप याद कीजिए, आम आदमी पार्टी ने कई जर्नलिस्ट अपने साथ में रख लिए, कुछ कवि अपने साथ में रख लिए, कई वकील अपने साथ में जोड़ तो लिए, लेकिन वक्त के साथ में लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, हम किस चीज़ के लिए बेस्ट हैं। ये बहुत बार वक्त जवाब देता है, और शायद कंगना रनौत के साथ भी ऐसा होगा। वक्त की बात वक्त पर छोड़े जाते हैं। वजह इसलिए है क्योंकि इस चर्चा के दौरान हमने काफ़ी हद तक इस तस्वीर को साफ करने की कोशिश की। अब उसका हासिल क्या है वो दर्शकों पर छोड़े जाते हैं कि कंगना रनौत का ये दूसरी पारी, दूसरा टर्म कहें, जो उनकी राजनीतिक पारी होगी वो कितनी सफल होगी, ये हिमाचल की जनता बताएगी, देश की जनता बताएगी। नमस्कार दोस्तों, इसी चर्चा को विराम देते हैं।